आज हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में काइन का मतलब तो मोशन होता है और टिक्स का मतलब होता है साइंस। तो व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड मोशन। कल हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स, उसमें था मेजरमेंट ऑफ मोशन। तो मेजरमेंट ऑफ मोशन में हमें कभी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी थी। और साइंस, व्हाट इज साइंस बिहाइंड मोशन, इट इज़ फोर्स। फोर्स इज द साइंस बिहाइंड मोशन। अब फोर्स होते हैं चार तरह के। दो, पहला ग्रेविटी, जो कि होता है एक मास के कारण दूसरे मास पे लगता है हमेशा, ये यूनिवर्सल फोर्स है और ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पे लगता है। और तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये न्यूक्लियस के अंदर लगता है और ये एक कलर चार्ज इज ए थिंग, क्वार्क्स, एक क्वार्क दूसरे क्वार्क पे लगाते हैं। ये अभी तो नहीं पढ़ना है। उसी तरह वीक फोर्स भी हमें अभी नहीं पढ़ना है। वीक फोर्स भी एक क्वार्क दूसरे क्वार्क पे लगाता है और ये दोनों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये हमें अभी पढ़ना है, ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो देख लेते हैं। अगर कोई मास एक टेबल पर रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है, तो इस पे अभी कौन कौन सा फोर्स लगेगा। तो इसको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम काइनेटिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। इसमें करते क्या है कि हम लोग उस मास को बाकी सारे अटैचमेंट से दूर कर देते हैं और जितने भी फोर्स उस पर लग रहे हैं वो उस पर लगाते हैं। जैसे ये मास है, इसको टेबल से दूर कर देंगे और इस मास पे कौन सा फोर्स लग रहा है, पहला mg। इस मास पे mg लग रहा है, तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि टेबल भी इस पर एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा था ऊपर की डायरेक्शन में, और उस फोर्स को कहते हैं हम n, नॉर्मल रिएक्शन। अभी तो यही दो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन ये एट रेस्ट पे यही दो फोर्स लग रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा पुश करना शुरू कर देंगे मास को, तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे इसको अगर ये इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा उसके उल्टा लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स वैरी करता है। अगर हम जीरो फोर्स इस पे लगा रहे थे तो जीरो फ्रिक्शन फोर्स जीरो था। धीरे धीरे फोर्स इस पे बढ़ाते गए हम लोग, तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो कांस्टेंट हो जाता है, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग नहीं सकता। वो फोर्स होता है म्यू टाइम्स एन, जहाँ पे एन हो गया नॉर्मल रिएक्शन और म्यू हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अभी तो हमने बात की कि ये चार ही तरह के फोर्स होते हैं। तो ये नया फोर्स नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स आया कहाँ से। तो ये एक्चुअली में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, जो कि ये मास और ये टेबल के बीच के कांटेक्ट कांटेक्ट पे जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स, उसके उसके इलेक्ट्रॉन्स और ये टेबल के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे पे अट्रैक्ट रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। और ये फ्रिक्शन फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो अभी हमने पढ़ा फोर्स क्या होता है। फोर्स इज ए पुश और ए पुल। तो सबसे पहला सवाल पुश और पुल पे। ये एक मान लेंगे कि एक बॉडी 5 किलो का, 5 kg एक सरफेस पे रखा हुआ है। इसे पुल करना आसान होगा या पुश करना आसान होगा। तो और ये दिया हुआ है कि सरफेस फ्रिक्शन म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है। तो
एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई आदमी इसको पुश कर रहा है तो ये ऐसे पुश किया जाएगा, इसको मान लेंगे कि 20 न्यूटन से पुश कर रहा है और ये 30 डिग्री पे पुश कर रहा है। और दूसरा केस सेमी फोर्स से अगर पुल कर रहा है और 30 डिग्री ऊपर लग रहा है, तो इसमें हम निकालेंगे कि दोनों का एक्सेलेरेशन कितना है। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि पुश करना आसान है कि पुल करना आसान है। तो सबसे इसको बनाने के लिए हम लोग बनाते थे फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। तो पहला केस का FBD क्या होगा, पहले 5 टाइम्स G नीचे की ओर लगेगा 50, और G का वैल्यू 10 लेते हैं यूजुअली, तो 50 न्यूटन नीचे, और 20 cos 30 इधर, 20 cos 30, तो ये हो गया 10√3, और 20 sin 30 भी नीचे की ओर, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी नीचे की ओर आएगा, 20 sin 30 10 न्यूटन। और टेबल जो सरफेस है इस पे नॉर्मल एक्शन लगाएगा वो N है, और एक और फोर्स फ्रिक्शन फोर्स जो कि इस अपोजिट डायरेक्शन में। ये सारे फोर्स मैंने ड्रॉ कर दिए FBD पे। अब हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस को इक्वेट कर देंगे, ये इक्विलिब्रियम में है। तो N इक्वल टू कितना होगा, ये 50 नीचे और 10 भी नीचे और N ऊपर, तो N इक्वल टू 50 प्लस 10 इक्वल टू 60। अब फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू टाइम्स N, जो कि म्यू है तो म्यू 0.1 है और N 60 है, तो ये 6 न्यूटन आ जाएगा, जो कि हमारा 10√3 से कम है। अगर ये 10√3 से ज़्यादा आ जाता है म्यू N, तो फ्रिक्शन फोर्स हम 10√3 ही लेते हैं, क्योंकि दिस कैन नेवर बी ग्रेटर देन म्यू रिएक्शन फोर्स। अब ठीक है, ये आ गया। तो इसका एक्सेलेरेशन हम लिखेंगे। अब एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना है 10√3, और ये उल्टा डायरेक्शन में 6 - 6, और इसका मास 5 kg। ये इतना एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में आ गया पहले केस में। अब दूसरे केस का FBD बनाएंगे तो क्या इसका FBD होगा, नीचे mg 50, और ये 20 cos 30 इस डायरेक्शन में 10√3, और 20 sin 30 इसका ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है। यही डिफरेंस है दोनों में। इसका जो 20 cos 30 था वो नीचे की ओर लग रहा था, और ये इसका जो 20 sin 30 है इसमें नीचे लग रहा था, और 20 sin 30 इसका ऊपर लग रहा है। तो इसका नेट रिजल्ट ये होता है कि नॉर्मल रिएक्शन हमारा इसमें ज़्यादा जाता है और इसका नॉर्मल रिएक्शन कम आ जाएगा। इसका जो नॉर्मल रिएक्शन N है वो होगा 50 नीचे की ओर लग रहा था और 10 ऊपर की ओर लग रहा है, तो टोटल हमें 50 - 10 नीचे की ओर लग रहा है, तो उसको बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन, जो कि होगा 40। N इक्वल टू 50 - 10 इक्वल टू 40। यहाँ पे 60 आया था, जिसके कारण हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा था म्यू टाइम्स N, वो हो जाएगा 0.1 टाइम्स 40, तो ये 4 न्यूटन, जो कि 10√3 से कम है, तो 4 न्यूटन ही सही है। अब इसका एक्सेलेरेशन निकालेंगे, तो इसका एक्सेलेरेशन होगा हमारा, एक्सेलेरेशन कितना है 10√3 - 4/5। तो ये दोनों में इसका A1 और ये A2, ये पुश के केस में और ये पुल के केस में, तो कौन सा एक्सेलेरेशन ज़्यादा है, तो ये तो दोनों में कांस्टेंट है 10√3, और इसमें हम ज़्यादा घटा रहे हैं और इसमें कम घटा रहे हैं 4। तो ये जो A2 जो है
A2 विल बी ग्रेटर देन A1। इसका मतलब ये है कि जो पुल है, पुल विल बी ईजियर, पुल विल बी ईजियर टू अप्लाई। अब ये एक और सवाल देख लेते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम पुल, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल एन ऑब्जेक्ट। तो इसको मिटा देते हैं, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल एन ऑब्जेक्ट। तो फिर से एक केस ले लेते हैं, यही मास m है इसका और म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो और फोर्स हम लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर फोर्स इस थीटा, अगर फोर्स इधर सीधा हॉरिजॉन्टल लगता तो वो तब भी तब वो ज़्यादा तब 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 वो फोर्स ज़्यादा हमें लगाना पड़ता फ्रिक्शन के, एग्जैक्ट फ्रिक्शन के बराबर, म्यू एन के बराबर। और जब ये फोर्स वर्टिकली अप लगेगा तो पुल भी नहीं कर सकते। तो एक बीच में, दोनों के बीच में एक थीटा एंगल आएगा जो कि वो होगा मिनिमम पुल रिक्वायर्ड टू पुल एन ऑब्जेक्ट। ये फोर्स अगर एफ है और थीटा है तो हम इसका एबीडी बनाते हैं, एबीडी mg फोर्स एफ साइन थीटा ऊपर और एफ कॉस थीटा इधर, और फ्रिक्शन फोर्स हमारा म्यू टाइम्स एन इधर और एन ऐसे। ये ए बी डी कम्प्लीट हो गया हमारा। तो वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो उससे क्या आएगा हमारा एन इक्वल टू एम जी, नीचे वाला माइनस एफ साइन थीटा, ये नॉर्मल एक्शन आ गया। और तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा हमारा म्यू टाइम्स एन, म्यू टाइम्स एन। अब इसे मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल एन ऑब्जेक्ट, तो अगर ये म्यू एन एफ कॉस थीटा के बराबर हो जाता है तब ये उस समय ये स्टार्ट मूव करना शुरू हो जाएगा और वो वही हमें दे देगा मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ऑब्जेक्ट। तो म्यू एन इक्वल टू एफ कॉस थीटा, जिससे हमारा आ जाएगा म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा इक्वल टू एफ कॉस थीटा। और म्यू एफ साइन थीटा को उस इक्वेशन को उस साइड भेजेंगे तो ये इक्वल टू प्लस, और एफ कॉमन ले लेते हैं तो ये एफ ऐसे। तो फाइनली हमारा आ जाएगा एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब फोर्स को हमें मिनिमाइज करना है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये जो वेरिएबल है थीटा, थीटा का जो वेरिएबल है उसको, और ये डिनोमिनेटर में, तो इसको मैक्सिमाइज करना होगा। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और जीरो से इक्वेट करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, म्यू कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा इक्वल टू जीरो। तो इसको जीरो करेंगे तो इक्वल टू बराबर और कॉस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। अगर tan थीटा इज इक्वल टू म्यू पे इसको पुल करे तो हमारा ये फोर्स मिनिमम हो जाएगा। और ये यहाँ पे पुट कर देते हैं म्यू एम जी। अब tan थीटा इज इक्वल टू म्यू है, मतलब ये अगर थीटा है तो ये म्यू और ये वन, और तो ये वन म्यू स्क्वायर। यहाँ पे म्यू साइन थीटा, तो साइन थीटा होगा
म्यू ओवर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो म्यू पहले से एक और म्यू था यहाँ पे, तो म्यू स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर और कॉस थीटा 1 ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये कॉमन ले ले, ये इसका ये डिनोमिनेटर कॉमन है और तो ये ऊपर ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे। म्यू एम जी सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ऑब्जेक्ट। और ये एंगल किस एंगल पे, tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू पे। दूसरा क्वेश्चन जो कि क्लासिक है फ्रिक्शन टॉपिक का, वो ये है कि अगर एक टेबल पे एक मास रखा हुआ है 3 kg का, दूसरा मास रखा हुआ है 1 kg का, और फोर्स हम लगा रहे हैं 3 kg वाले ऑब्जेक्ट पे, नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे, और ये म्यू दिया हुआ 0.2 और इसका भी म्यू है 0.2। अगर जब इसको खींचेंगे तो अगर ज़्यादा फोर्स से खींच देंगे तो 1 स्लिप कर जाएगा। तो वो मिनिमम फोर्स क्या हुआ ताकि 1 स्लिप ना करे, 1 जो है 3 पे स्लिप ना करे। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले एफबीडी डायग्राम नीचे एफबीडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, किसी का ही बना ले। पहले ऊपर वाले का mg फोर्स नीचे 1 इंटू जी 10, और इसमें कैच ये है कि अगर इसमें फोर्स F लगा रहे हैं तो जब तक ये स्लिप नहीं करेगा तो ये सिस्टम का एक ही सिस्टम की तरह काम करेगा और इसका एक्सेलेरेशन A इस डायरेक्शन में होगा। और स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अभी तक तो हमने अप्लाई नहीं किया है, तो एक कॉन्सेप्ट है स्यूडो फोर्स का, PSEU ड्यू फोर्स। ये क्या होता है, जैसे हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था कि दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे हैं, तो अगर तो करते क्या थे कि इसको रेस्ट पे करने के लिए इसका जो इसकी जो वेलोसिटी है इसमें अपोजिट करके ऐड करते थे। उसी तरह नॉट इक्विवेलेंट, बट अगर कोई बॉडी एक्सेशन एक से राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो अगर इसको रोक देते हैं तो इस पे एक फोर्स जो कि सीरो फोर्स इस मास टाइम्स ए फोर्स इसके अपोजिट लगना शुरू हो जाता है। फिर से देख लेते हैं, अगर यही एक मास ए एक्सेलेरेशन से राइट की ओर मूव कर रहा है, तो अगर इसको हम रोकना चाहते हैं, रोक कर इसको एनालाइज करना चाहते हैं, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे MA, जो कि एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है स्यूडो फोर्स। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर जब तक ये स्लिप नहीं करेगा तो ये तब 1 kg और 3 kg दोनों साथ में ही मूव करेंगे और एक्सेलेरेशन A से। तो 1 kg पे ये फोर्स लग रहा था 10 mg, इसको रोक दिए थे, तो स्यूडो फोर्स 1 इंटू A, स्यूडो फोर्स 1 इंटू A, और एक नॉर्मल रिएक्शन जो 3 kg वाला ब्लॉक 1 kg वाले ब्लॉक पे लगाएगा वो होगा N। और फ्रिक्शन फोर्स इस पे किस डायरेक्शन में होगा। तो देखने वाली बात यह है कि अगर दोनों साथ चल रहा है, तो दोनों मास साथ चल रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इज द ड्राइविंग फोर्स है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स नेसेसरली इस पे, बट ये फोर्स तो स्यूडो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स ही चलाने वाला फोर्स है जो कि इसको आगे बढ़ा रहा है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस पे आगे की ओर लगेगा और ये होगा म्यू टाइम्स N। अब N की वैल्यू कितना हो जाएगा, नीचे 10 है, वर्टिकल कंपोनेंट अगर बैलेंस करते हैं तो नीचे 10 है
और n इज इक्वल टू 10 होना चाहिए इसको बैलेंस होने के लिए। तो n इज इक्वल टू 10 और फ्रिक्शन फोर्स हमारा आ जाएगा म्यू टाइम्स n, तो 0.2 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 2। ये हमारा बन गया ऊपर वाले का FBD। अब नीचे वाले का FBD 3 kg वाले का, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट लगता है। तो अगर इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर 10 लग रहा था, अगर ये 3 kg वाला ब्लॉक इस 1 kg वाले ब्लॉक पे ऊपर की ओर लगा रहा है, तो 1 kg वाला ब्लॉक 3 kg वाले ब्लॉक पे नीचे की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। ये न्यूटन थर्ड लॉ है ऑफ मोशन। तो n इक्वल टू 10 और एक और इसका mg तो लग ही रहा है 330। अब यहाँ पे ये हाँ mg 30। अब सरफेस भी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा 3 kg ब्लॉक पे, वो होगा n। और फिर ये एक्सेशन a से चल रहा था, तो इस पे भी कितना 3a स्यूडो फोर्स लगा देंगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन। अब इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सिंस रिलेटिव मोशन इसका राइट की ओर है, तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट की ओर लगेगा और ये होगा म्यू टाइम्स n। म्यू हमारा 0.2 है और n है 30, तो इज इक्वल टू 6। अब मिनिमम फोर्स लगा, ये फोर्स एक और फोर्स है इस पे F। अब इसका FBD कंप्लीट हो गया, तो ये फोर्स हमें निकालना है। तो ये इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हमें आ जाता है A इज इक्वल टू 2 और यहाँ पुट कर देंगे तो 3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 6 और 6 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो फोर्स इज इक्वल टू 6 प्लस 6, और कोई फोर्स तो है नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये 12 न्यूटन फोर्स हमें लगाना पड़ेगा मिनिमम, ताकि 1 kg 3 kg पे स्लिप ना करे। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो 1 kg इस पर स्लिप करना शुरू कर जाएगा, और वो स्लिप वाला केस अभी हम लोग देखेंगे। फ्रिक्शन पे एक और क्लासिक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर एक इंक्लाइन है, उस पर मास रखा गया है m और ये थीटा और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो और ये थीटा को हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो थीटा मिनिमम थीटा क्या होगा जब तक ये स्लिप करना स्टार्ट कर जाए। और उस एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज। वो एंगल ऑफ रिपोज होता है क्या, वो मिनिमम एंगल जिस पे ये ब्लॉक स्लिप करना शुरू हो जाए। तो इसका ABD बनाएंगे फिर हम लोग। ABD यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ बनाते हैं mg और ये n हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, और स्लिप कर रहा है, अगर नीचे स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा ऊपर लगेगा पैरेलल टू द सरफेस, और ये होगा म्यू n। और कोई फोर्स इस पर लग नहीं रहा है क्योंकि ये अभी भी रेस्ट पे है, अभी तो ये चलना शुरू ही किया। तो ये 3 फोर्स mg n और म्यू n। अब mg इसको इसके मोशन के परपेंडिकुलर और पैरेलल, ये पैरेलल और परपेंडिकुलर में डिकम्पोज कर देंगे। ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा नीचे इधर, ये mg साइन थीटा पैरेलल टू द मोशन, और mg cos थीटा
परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये mg को हम हटा सकते हैं, इसका कंपोनेंट हमने लिख दिया है। और अब हम इनको इस कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अगर बैलेंस करें इक्विलिब्रियम इक्वेशन को, तो n आ जाएगा हमारा mg cos थीटा। और अभी तो मोशन शुरू हुआ है तो mg sin थीटा इस फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही होगा, तो म्यू n इक्वल टू mg sin थीटा। अगर इसको इससे डिवाइड कर दिया जाए तो म्यू इज इक्वल टू mg कट जाएगा, n कट जाएगा, और ये म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, जो कि होता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, इसके बेस्ड पे एक और सवाल जो काफ़ी प्रैक्टिकल सवाल है। हम हमेशा म्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकलता है एक्चुअली में, वो देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने का सवाल है। तो एक इंक्लाइन है यहाँ पे 30 डिग्री है, और इस पे एक मास है जिसका वेट, इसका वेट हमें पता नहीं, लेकिन इसको नीचे की ओर खींचने के लिए हमें 2 न्यूटन लगाना पड़ता है। अभी तो ये रेस्ट पे है, लेकिन अगर इसको नीचे मूव कराना है तो 2 न्यूटन लगाना पड़ता है, और अगर इसको ऊपर मूव कराना है तो 10 न्यूटन लगाना पड़ता है। तो दोनों केस बारी बारी देख लेते हैं। जब इसको नीचे की ओर, इस पे मास m है मान लेते हैं, वो तो कट जाएगा लेकिन ठीक है। अगर ये मास m है, इसका मास तो दिया नहीं है ना, नहीं मास नहीं है, दिया नहीं है, तो कुछ भी मान लेंगे मास m। और तो इसका mg इधर, और इसको अगर नीचे खींच रहे हैं तो 2 न्यूटन से इधर नीचे खींच रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे ऊपर की ओर लगेगा। और इसका हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। इसको mg को 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो mg इधर डायरेक्शन में, ये mg sin थीटा, mg sin 30 डिग्री, तो वो हो जाएगा 1/2, और ये mg इसको हटा सकते हैं अब हम, mg cos थीटा mg √3/2, और ये नॉर्मल रिएक्शन n जो कि इसके बराबर ही होगा, n इज इक्वल टू mg √3/2, और फ्रिक्शन फोर्स हमारा म्यू n, जो कि म्यू टाइम्स n हो गया mg√3 √3/2। अब ये इस मोशन के पैरेलल डायरेक्शन में अगर अभी तो मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसको फोर्स इक्वेट करके कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम पे है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स हमारा 2 है प्लस, और mg/2 है, mg/2, और इक्वल टू म्यू n, और म्यू है म्यू mg √3/2। ये एक इक्वेशन आ गया। एक और इक्वेशन आएगा तो हमारा m भी यहाँ पे वेरिएबल है, m को यहाँ से रिप्लेस करेंगे हम लोग। दूसरा इक्वेशन इससे आएगा ऊपर वाले फोर्स से। तो जब ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो इसका FBD बना लेते हैं। सेम mg लगेगा, इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, mg √3/2 और mg/2 sin थीटा दिया हुआ है। और इस पे फोर्स इधर है 10, और जब इसको ऊपर की ओर मूव करवा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स हमें इस डायरेक्शन में आएगा, और ये होगा म्यू टाइम्स n, और n हमारा इस mg √3/2।
तो F इज इक्वल टू, फिर इस डायरेक्शन में इसका इक्विलिब्रियम में है तो इसका फोर्स बैलेंस करेंगे हम लोग। तो क्या आएगा हमारा म्यू, फिर से हम लोग म्यू 10 हाँ mg/2 प्लस म्यू mg/√3 म्यू mg/√3/2 ये इक्वल टू 10 कर देंगे। ये दो इक्वेशन आ गया हमारा। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, दोनों सबको एक साइड ले आते हैं तो इक्वल टू 0 -10 इक्वल टू 0। अब दोनों को, इससे हमें म्यू निकालना है हमें, तो दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ये कट जाएगा म्यू mg/√3 और ये कट जाएगा तो हमारा आ जाता है क्या, और ये mg/2 mg/2 mg, तो 2 प्लस mg इक्वल टू 10। इससे हमारा आ गया mg इज इक्वल टू 8 और इसको हम पुट कर देंगे तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा हमें। या फिर इसको फिर से हम इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देंगे, एक दूसरे को माइनस कर देंगे तो ये प्लस ये माइनस तो ये mg कट जाएगा और ये म्यू ये आ जाएगा हमारा म्यू mg/√3 इक्वल टू 10 + 2 12 और ये माइनस है तो इक्वल टू 12 और mg का वैल्यू हम लोग 8 पुट कर देंगे यहाँ पे। 8 काट देंगे, 4 से 3 और 4 से 2 और √3 तो म्यू इज इक्वल टू हमें आ गया √3/2। हाँ, तो फ्रिक्शन पे दो सवाल और लेंगे अभी। एक पैराबोलिक सरफेस है जिसका इक्वेशन हमें दिया गया है y इज इक्वल टू x² और इस पे एक बॉडी है m जो इस पे रखा गया है x इक्वल टू 1। तो हमें निकालना है कि म्यू की वो वैल्यू क्या होगी ताकि वो इस पे स्लिप ना करे। तो अभी हमने देखा कि थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू, अगर म्यू होता है ये एंगल ऑफ रिपोज, तब वो बॉडी स्लिप करना शुरू कर जाती है। और यहाँ पे tan थीटा निकालना है हमें, तो tan थीटा होता है स्लोप ऑफ द, tan थीटा को हम स्लोप ही लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू dy/dx और ये इक्वल टू इक्वेट कर देते हैं y इज इक्वल टू x² का dy/dx करेंगे तो 2x और x का वैल्यू हमें 1 पुट करना है तो tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो हमें आ गया म्यू इज इक्वल टू म्यू बराबर 2। तो अभी देखें कि x इक्वल टू 1 पे म्यू इक्वल टू 2 आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि अगर x इक्वल टू 2 पे कितना म्यू होना चाहिए था, तो यही सेम है, x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4, म्यू इज इक्वल टू 4। उसी तरह और आगे चलते जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे तो म्यू अगर तो 2 × इन्फिनिटी और म्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये हो कैसे सकता है। मगर म्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर हम जैसे ये दीवार है, वर्टिकल दीवार, उस पर कोई गोबर का वो गोईठा ठोक रहे हैं तो उसी पे जाके चिपक जाता है वो। तो इसमें हम देख रहे हैं कि
ये एम जी इज इक्वल टू एम जी इज हैव बीन इस यहाँ पे जो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, स्लिप नहीं कर रहा है, ये कंडीशन था स्लिप नहीं करने का, और ये वहाँ पे स्लिप नहीं कर रहा है, तो म्यू इज इक्वल टू यहाँ पे tan थीटा π/2 है, तो म्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाता है। अगर गोइठा ठोक रहे हैं तो वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन्फिनिटी हो जाता है। अगर हाँ, ये हो गया। अब एक और सवाल ले लेते हैं इस पे, कोफिशिएंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज पे। एंगल ऑफ रिपोज, ये क्वेश्चन ये था कि एक स्फेरिकल बॉल है, एक कटोरा है, जिस पे एक चींटी चढ़ रही है। वो चढ़ते चढ़ते ऊपर जाएगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो ऊपर तक इससे ज़्यादा वो चढ़ नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे म्यू गिवन था 1/3, और तो वो एंगल कितना होगा जहाँ पे वो उससे ज़्यादा चढ़ नहीं सकती। तो यहाँ पे इसका स्लोप ड्रॉ करेंगे, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 है तो ये थीटा, और तो ये थीटा। यहाँ पे इस ड्राइंग से आ जाता है हमें tan थीटा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू a1/3। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 पे, अगर tan इनवर्स 1/3 पे अगर चींटी इससे ज़्यादा चढ़ेगी तो वहाँ से वो स्लिप करना शुरू कर जाएगी, इससे ज़्यादा वो चढ़ नहीं सकती। कुछ कॉन्सेप्ट की बातें कर लेते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन से रिलेटेड। तो अगर फ्रिक्शन एज ए ड्राइविंग फोर्स, इसका टॉपिक का नाम हम रख देते हैं फ्रिक्शन एज ए ड्राइविंग फोर्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई गाड़ी चल रहा है तो उसको चलाता कौन, या फिर आदमी चल रहा है सरफेस अर्थ पे, तो उसको चलाता कौन है, तो सबको चलाता है फ्रिक्शन। और जैसे मान लेंगे कि एक बंदर पेड़ पे चढ़ रहा है, तो उसको चढ़ने के वक्त उसको चढ़ा कौन रहा है, वो भी फ्रिक्शन चढ़ा रहा है। तो यहाँ कैसे चढ़, मतलब कैसे, तो जैसे आदमी चलता है तो वो अर्थ पे पीछे की ओर फोर्स लगाता है, और अर्थ उस पे आगे की ओर फोर्स लगाता है, तो यही जो फोर्स होता है वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। इसी तरह बंदर जब चढ़ रहा होता है तो बंदर अपने हाथ पैर से पेड़ पे नीचे की फोर्स लगाता है, और पेड़ उस पे ऊपर की फोर्स लगाता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, न्यूटन थर्ड। उसी तरह कोई गाड़ी चलती है तो वो जब चक्का ऐसे घूमता है तो चक्का अर्थ पे पीछे की फोर्स लगाता है, और अर्थ उस चक्के पे आगे की फोर्स लगाता है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स ही होता है। तो फ्रिक्शन एज ए ड्राइविंग फोर्स। फ्रिक्शन एज ए ड्राइविंग फोर्स पे एक और सवाल देख लेते हैं। ये सवाल थोड़ा हार्ड है बट इस कॉन्सेप्चुअल है। एक सरफेस पे एक प्लैंक रखा हुआ है जिसका मास m है, और इस प्लैंक पे एक और मास रखा हुआ है जिसका मास छोटा m है, और सरफेस और प्लैंक के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, और इसके और इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ/2 है, और इस प्लैंक का लेंथ l है। अब इसमें किया क्या गया कि इस मास को एक इम्पल्स, छोटे वाले मास को इम्पल्स दे दिया गया, जिसके कारण वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में चलने लगता है। तो होगा क्या कि प्लैंक के रिस्पेक्ट में चलेगा तो इस मास पे, छोटे वाले मास पे फ्रिक्शन लेगा अपोजिट इस पीछे डायरेक्शन में, और ये प्लैंक पे फ्रिक्शन लेगा इस डायरेक्शन में, और यही फ्रिक्शन प्लैंक को आगे चलाएगा। और चूँकि छोटा वाला मास को एक इम्पल्स दे दिया गया था, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ हो गया था,
अब ये चलना शुरू करेगा इस पे, तो और ये मान लेंगे कि ये एक्सेलरेशन a1 से चल रहा था और ये एक्सेलरेशन a2 से चल रहा था। तो होगा क्या कि ये मास इस पे चलते 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 और आगे से गिर जाएगा। तो वो हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम के बाद वो फॉल ऑफ कर जाएगा। इसको अप्रोच करने के लिए हम इसका एबीडी बनाएंगे। तो पहले बार छोटे वाले मास का एबीडी ऐसे, ये mg फोर्स नीचे, इसका नॉर्मल एक्शन mg ऊपर, इस पे फ्रिक्शन फोर्स μ/2 mg। और अगर ये सेशन a1 से आगे चल रहा था तो इस पर एक स्यूडो फोर्स m a1 पीछे की ओर। उसी तरह प्लैंक का ये फोर्स तो इक्वल अपोजिट इस पे लगेगा ही, μ/2 mg। और इसका मास m है और इसका ये भी इक्वल अपोजिट इस पे लगेगा, mg और ये mg। तो इस पे जो नॉर्मल एक्शन होगा m प्लस mg। और इस पे भी स्यूडो फोर्स लगाएंगे, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ma2। और कोई फोर्स तो बचा नहीं, m लग गया, m2 लग गया। हाँ, एक और फोर्स सरफेस और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, वो होगा μm प्लस mg। अब ये दोनों का एबीडी कंप्लीट है। एबीडी हमेशा कंप्लीट ही बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा। अब इसमें कुछ छूटा नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें आ जाएगा a1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ μ/2g। इक्वेट करने से ma1 और m दोनों का सम 0 होगा, तो ये माइनस। और इसमें ma2 प्लस μm प्लस mg इक्वल टू μ/2mg। और इससे हमारा a2 इज इक्वल टू μmg/2 माइनस, और m/2 लिख देते हैं यहाँ पे भी, μmg/2 माइनस μmg माइनस μ/mg। तो ये आ गया। अब a2 को क्या ले सकते हैं, इस m को इधर कर देते हैं, तो ये यहाँ पे, और ये μmg/2 है, तो फाइनली दोनों सेम ही है, μmg और μmg तो माइनस है, और तो ये हो जाएगा माइनस mg/2। और यहाँ से m को डिवाइड कर देंगे, तो ये इतना a2 इज इक्वल टू माइनस μmg/2m और माइनस μmg। अब इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर ये दोनों ये a1 से चल रहा है और ये a2 से चल रहा है, तो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसको रोक देंगे तो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन प्लैंक के रेस्पेक्ट में a1 माइनस a2, ए रिलेटिव इज इक्वल टू a1 माइनस a2। इस a1 है माइनस μ/2g, और ये माइनस 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 प्लस μmg/m, और ये माइनस माइनस प्लस μg। और ये दोनों सेम है, और सेम नहीं है, आधा है, तो ये कट के ये प्लस, ये शायद यहाँ पे 2 छूट गया, तो हमारा ए रिलेटिव आ गया, हमारा μg/2 प्लस μm/mg/2। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इसमें u तो दोनों का रिलेटिव u तो 0 था, दोनों को एक ही ऐसे ढकेल दिया गया था, तो दोनों सेम वेलोसिटी से शुरू हुआ था, तो u रिलेटिव 0 हो जाएगा। और
ए रिलेटिव यहाँ पुट कर देंगे इसे टी, और एस इज इक्वल टू एल है, तो हमारा टी इज इक्वल टू 2L/A आएगा, और ए रिलेटिव, और इससे हमारा √2L/A, और ए हमारा निकला हुआ है इतना। तो ये फाइनली हमारा आंसर 2 ऊपर आ जाएगा, तो 4L डिवाइडेड बाई म्यू जी, और ये कॉमन लेंगे म्यू जी, 1 + m/m। ये फाइनल आंसर है। ये टाइम आ गया, समाप्त।